बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में जो 11/1/2023 को हुआ था। सबसे पहले हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आता है कि प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को विविधता को किस तरह देखना चाहिए, यानी कि प्राथमिक माध्यमिक जो क्लासरूम्स होती हैं उसमें जो होती है विविधताएं, तो एक टीचर होने के नाते आपको उसे कैसे देखना चाहिए। ऑप्शन ए है कि सीखने में अवरोधक के रूप में, नहीं अवरोधक के रूप में बिल्कुल भी नहीं देखते, जबकि जो विविधताएं होती तो उसको तो हमें अपॉर्चुनिटीज की तरह देखना चाहिए, ना कि बाधा के रूप में। तो ये तो खत्म हो गया। सेकंड है कि विविधताओं को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, ये भी गलत है क्योंकि हमें कभी भी विविधताओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ठीक है। थर्ड है कि विविधता को कम करने के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या को प्रोत्साहित करना चाहिए, नहीं, हमें मानकीकृत पाठ्यचर्या निगेटिव में जाता है, इसको भी नहीं प्रोत्साहित करना चाहिए। और फोर्थ है कि ये गुण के रूप में देखना चाहिए जिससे बहुरूपता को क्या मिले, बढ़ावा मिले। तो सही आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा कि प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में जो शिक्षिकाएं होती हैं उन्हें जो विविधता है उनको एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिससे किसे बढ़ावा मिले, बहुरूपता, ठीक है, बहुरूपता को जिसके माध्यम से बढ़ावा मिले। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में जो शिक्षिकाएं हैं उनकी विविधता को एक गुण के रूप में देखना चाहिए। जो विविधताएं होती है, विविधताएं मतलब अलग अलग जो होते हैं, वहाँ के लोग आते हैं हमारे यहाँ, तो वो विविधताएं होती है। किसी की भाषा में विविधता होती है, किसी की बोलचाल में विविधता होती है, बैठने के में होती है, उनके गुण में होती है, ठीक है। तो इन सब की विविधताओं को हमें गुण के रूप में देखना चाहिए, ना कि बाधा के रूप में, जिससे बहुरूपता को क्या मिल सके, बढ़ावा मिल सके। शिक्षिका को बच्चों को शिक्षा के अलावा शैक्षिक गतिविधियों में संलग्न करके एक शास्त्रीय संसाधन के रूप में बच्चों की सामाजिक, सांस्कृतिक और पृष्ठभूमि शिक्षा का उपयोग करके विभिन्न शिक्षण शैलियों को समायोजित करना चाहिए। टीचर को क्या करना चाहिए कि कई सारी जो एक्टिविटीज़ होती है उनमें स्टूडेंट्स को लगा देना चाहिए, साथ ही उन सबको जो है उनके जो सामाजिक, सांस्कृतिक और पृष्ठभूमि शिक्षा उसका भी हमें यूज करना चाहिए, जिससे बच्चे अलग अलग प्रकार से, अलग अलग माध्यम से सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर मुश्किल होती है। ये किसके लक्षण हो सकते हैं, यानी जो कार्तिक है वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, 5वीं क्लास में पढ़ता है। उसे क्या हो रहा है कि अपने जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो अपने टीचर्स हैं, उनके साथ अपना मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में हो रही हैं दिक्कतें। तो अगर ये दिक्कतें उसे हो रही हैं तो ये लक्षण हो किसके सकते हैं। ऑप्शन ए है लेखन वैकल्य है, डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया नहीं होगा क्योंकि ये हमारा लिखने से संबंधित है, लेकिन इसने हमसे बोला है कि मौखिक और गैर मौखिक। सेकेंड है कि गुणज वैकल्य, डिस्कैलकुलिया, ये भी नहीं होगा क्योंकि जो डिस्कैलकुलिया होता है वो मैथमेटिक्स से संबंधित होता है। थर्ड है ऑटिज्म यानी कि स्वावलीनता, और चौथा है पठन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया। तो इन दोनों में से बताओ कौन सा हमारा सही आंसर होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वावलीनता यानी कि ऑटिज्म। जो 5वीं क्लास बालक है कार्तिक, वो अपने अगर दोस्तों और अपने टीचर्स के साथ मौखिक और जब गैर मौखिक संवाद नहीं कर पा रहा है, उसे सामाजिक संवाद करने में हो रही हैं दिक्कतें, तो ये स्वावलीनता नहीं ऑटिज्म का होगा। किसका होगा, ऑटिज्म के लक्षण होंगे, ठीक है। जिन बच्चों को ऑटिज्म होती है उन्हें सामाजिक संवाद करने में मौखिक और गैर मौखिक क्या हो सकती है, दिक्कतें होती हैं किसी के भी साथ, तो ये स्वावलीनता का है। वही डिस्ग्राफिया है जो लिखने से संबंधित दिक्कतें होती हैं बच्चों को। डिस्कैलकुलिया में जो गुणज में मैथमेटिक्स से संबंधित दिक्कतें होती हैं। पठन वैकल्य डिसलेक्सिया में बच्चों को पढ़ने से संबंधित दिक्कतें होती हैं, लेकिन इसने मौखिक और गैर मौखिक समाज में संवाद करने से कहा था, तो ये ऑटिज्म के लक्षण हैं, याद रखना। व्याख्या है कि कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में दिक्कतें आ रही हैं, तो ये स्वावलीनता यानी ऑटिज्म के लक्षण हो सकते हैं, जिसमें जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें बातचीत करने में, पढ़ने लिखने में और समाज में मेलजोल करने में परेशानियां आती हैं, यानी वो समाज में अच्छे से संवाद नहीं कर पाते हैं, अच्छे से बातचीत नहीं कर पाते हैं, पढ़ लिख अच्छे से नहीं पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन है? ऑप्शन ए है कि कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटा देना। ऑप्शन बी है कि विभिन्न प्रकार का दार्शनिक प्रस्तुतिकरण देना। थर्ड है कि बहुत से विज्ञप्ति पत्रक देना जिसमें संकल्पनात्मक चित्रण हो। और ऑप्शन डी है कि कक्षाई अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री देना। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है सेकेंड और फोर्थ, ऑप्शन बी है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन सी है फर्स्ट और फोर्थ, और ऑप्शन डी है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। देखो इसमें जो निगेटिव है पहले उन्हें हटा दो। हमसे पूछा गया है कि कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन है। दृष्टिबाधित विद्यार्थी वे विद्यार्थी होते हैं जिन्हें दृष्टि बाधा होती है, यानी कि जिन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देता है, ठीक है, उन्हें दृष्टिबाधित विद्यार्थी कहते हैं। तो इसमें से हम दृश्यिक प्रस्तुतिकरण देना ये हट जाएगा, क्योंकि एक तो उन्हें दिखाई नहीं देता, ऊपर से हम ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें जो सिर्फ देखने वाली हो, यानी दृश्यिक प्रस्तुतिकरण दें, ये तो गलत हो जाएगा। जिन्हें दिखाई नहीं देता है वो क्या दृश्यिक प्रस्तुतिकरण उनकी हेल्प करेगा? कोई हेल्प नहीं करेगा। ये उनके लिए हम कर सकते हैं जो श्रवणबाधित हो, जिन्हें सुनाई ना देता, लेकिन जबकि जिन्हें दृष्टिबाधित पूछा है तो ये हट जाएगा। सेकेंड वाला ऑप्शन हटते ही ये भी सेकेंड हट जाएगा, ये भी सेकेंड हट जाएगा और ये भी सेकेंड हट जाएगा। तो हमने सिर्फ एक ऑप्शन हटाया और हमें आंसर अपना मिल गया, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है कि हमारा फर्स्ट और फोर्थ, क्योंकि थर्ड वाला भी गलत है। बहुत से विज्ञप्ति पत्रक देना जिसमें संकल्पनात्मक चित्रण हो, यानी हमने ऐसा विज्ञप्ति दे दिया जिसमें कई सारे चित्र बने हों, चाहे आपने एक चित्र बनाए हो चाहे आपने 1000 चित्र बनाए हो। जब बच्चे को दिखाई नहीं देता तो फायदा ही क्या है इतने सारे चित्रों का प्रयोग करने से? तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि दृष्टिबाधित विद्यार्थी है तो उसने दृश्य प्रस्तुतिकरण और जिस संकल्पनात्मक चित्रण दोनों से उसका कोई यूज नहीं है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि कक्षा में जो गैर जरूरी बाधाएं उनको हटा सकते हैं। ऐसी चीजें जो जरूरत की ही नहीं है और बच्चों के लिए बाधा उत्पन्न कर रही है उन्हें हटा दो। और साथ ही कक्षा के अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री देना, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ हमारा सही है, बाकी हमारे ऑप्शंस गलत हैं। व्याख्या भी कह रही है कि कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना तथा कक्षाई अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री देना आदि शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी को जरूरतें होती है उसके लिए उपयुक्त समायोजन है। दृष्टिबाधित विद्यार्थी क्या होता है? दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए ब्रेल लिपि में सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए जिससे वे पठन और लेखन का कार्य स्पष्ट रूप में सहजता से कर सकें। हमें इसके लिए ब्रेल लिपि का यूज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बालक जिन्हें दिखाई नहीं देता वो ब्रेल लिपि से अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। और स्पष्ट रूप में सहजता करनी चाहिए, यानी कि जो पढ़ने और लिखने वाली चीजें हैं वो स्पष्ट रूप से बच्चे समझ सकें। हमेशा याद रखना चाहिए इन चीज़ों को, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए। नेक्स्ट है कि रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता है। ऑप्शन ए है कि अपसारी सोच की कई अलग अलग विचारों और उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता। सेकंड है कि अभिसारी सोच एक उत्तर पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। थर्ड है कि निष्क्रिय नकल की क्षमता। और ऑप्शन डी है गद्यांशों को रटने का कौशल। तो बताइए कौन सी रचनात्मकता की एक विशिष्ट पहचान यानी विशेषता है? देखो नकल करने की क्षमता ये तो होगी नहीं, वो भी नकल करवा रहे हो वो भी निष्क्रिय करवा रहे हो, तो ये तो हटा ही दो, बेकार है। गद्यांशों को रटने का कौशल, रट्टा मारने को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहिए, नकल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि रचनात्मकता की विशेषता क्या है, तो अभिसारी सोच एक उत्तर पर ध्यान केंद्रित क्षमता नहीं, एक उत्तर पर ध्यान केंद्रित क्षमता ये भी रट्टा मारने को ही बढ़ावा देगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि अभिसारी सोच कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता। रचनात्मकता की पहचान क्या होती है कि इससे हम कई अलग अलग विचार या उत्तर होता है उसको प्रस्तावित करने की हमारे अंदर एबिलिटीज यानी कि क्षमता होती है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। व्याख्या भी है कि रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता अपसारी सोच की कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता से होता है। रचनात्मकता की विशेषताओं में मौलिकता, धारा प्रवाहिकता, लचीलापन, गहन जिज्ञासा, इन सब की भावना होती है शामिल। किसकी किसकी? मौलिकता, धारा प्रवाहिकता, लचीलापन और गहन जिज्ञासा की भावना।
नेक्स्ट है कि यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। अगर एक टीचर चाहती है कि वो जो स्टूडेंट्स के अंदर क्रिएटिविटी है उनका वो आकलन करे तो इसके लिए वो कौन सा कार्य नहीं करे। देखो नहीं पूछा है, ये याद रखना, पूछा है कि नहीं पूछा, तो नहीं पूछा तो वो देखो। ऑप्शन ए है कि परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। सेकेंड है कि विद्यार्थियों की आपस में तुलना करें। थर्ड है कि विद्यार्थियों के उनका पूर्व निष्पादन से तुलना करें। और फोर्थ है कि आकलन के उन्हें अवसर प्रदान करें। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन। देखो हमसे पूछा गया था एक टीचर होने के नाते अगर आप बच्चों के अंदर रचनात्मकता का आकलन करना चाहते हैं तो आपको कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें, बिल्कुल सही बात है। अगर हम परिणाम से ज़्यादा प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी विकसित होगी, तो इस तो यस है, ये तो करना ही चाहिए। थर्ड है कि विद्यार्थियों की पूर्व निष्पादन से तुलना करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। आप पूर्व निष्पादन से तुलना करेंगे तब आप बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी विकसित कर पाएंगे। फोर्थ है कि स्व आकलन के उन्हें अवसर प्रदान के, बहुत ही अच्छा आंसर है कि उन्हें अपॉर्चुनिटीज प्रदान करनी चाहिए सेल्फ असेसमेंट के लिए। पर हमसे पूछा था क्या नहीं करना चाहिए, तो विद्यार्थियों की आपस में तुलना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, निगेटिव पूछा था, तो सबसे ज़्यादा निगेटिव यही है कि अगर हम टीचर होने के नाते बच्चों को आपस में तुलना करवाएंगे तो बच्चों के अंदर कोई क्रिएटिविटी विकसित नहीं होगी, तो ये नहीं करना चाहिए था, नहीं है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि हमें परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। उनके पूर्व निष्पादन से तुलना इसलिए करनी चाहिए कि इससे हमें पता चल सके उसने पहले क्या सीखा था, अब क्या सीख रहा है, दोनों के बीच में तुलना करेंगे तो पता चल जाएगा बच्चा और कितना क्रिएटिव हो सकता है। साथ ही उसे सेल्फ असेसमेंट के भी अवसर प्रदान करेंगे तो भी वो सीख जाएगा। लेकिन इससे नहीं पूछा था तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे विद्यार्थियों की आपस में तुलना करने के कार्य जो हैं वो बिल्कुल भी प्रदान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रचनात्मकता का आकलन शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उसमें बच्चे की प्रगति की निगरानी करने को संदर्भित करती है। और प्रत्येक बालक जो होता है वो दूसरे बालक से ज्ञानात्मक व भावात्मक रूप से कैसे होता है, ज्ञानात्मक भावात्मक रूप से डिफरेंट होता है, यानी कि अलग होता है। नेचुरल लर्निंग यानी कि सीखना। ऑप्शन ए है कि एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, एज अ पैसिव प्रोसेस, बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि सीखना कभी भी निष्क्रिय नहीं होता, हमेशा एक्टिव प्रोसेस होती है ना कि पैसिव। सेकेंड है कि व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होती है। थर्ड है कि सामाजिक संस्कृति संदर्भ से स्वतंत्र होती है। और फोर्थ है केवल जानकारी के प्रत्याहार और पुनरुत्पादन की प्रक्रिया है। केवल लग गया है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बताइए लर्निंग होती क्या है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फैक्टर्स। लर्निंग यानी कि सीखना क्या होती है, व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होती है। निष्क्रिय बोल दिया इसलिए फर्स्ट हट जाएगा, केवल जानकारी बोल दिया इसीलिए हट जाएगा, ये भी चला जाएगा। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि सीखना यानी कि जो लर्निंग होती है वो व्यक्तिगत कारकों से होती है प्रभावित। व्यक्तिगत कारक जैसे कि प्रेरणा, क्षमता, अभिव्यक्ति, अभिरुचि, रुचियाँ, ध्यान और उम्र है। ठीक है, मोटिवेशन होता है, कैपेसिटी होती है, इंटरेस्ट होता है, अटेंशन होता है, एज होती है, इन सबसे प्रभावित होता है सीखना। व्यक्तिगत कारक बालकों व्यक्ति के व्यक्तित्व के तत्व होते हैं जो उसके सीखने और सोचने के तरीकों को से बेहतर बनाते हैं। तो सीखना एक व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। व्यक्तिगत कारकों के अंदर प्रेरणा, क्षमता, अभिव्यक्ति, अभिरुचि, रुचियाँ, ध्यान और उम्र आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे, यानी कि कैसी प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी सीखने की ओर उन्मुख होंगे, बेहतर प्रदर्शन करेंगे। पहला है अपनी जन्मजात योग्यताओं को बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता, बिल्कुल गलत है। जन्मजात योग्यताएं होती है उनमें चेंजेस किए जा सकते हैं, क्यों नहीं चेंजेस किए जा सकते, खुद पर ही लग कर देखिए कितने बचपन से लेकर अभी तक आपके अंदर चेंजेस हुए होंगे। सेकेंड कह रहा है कि मेहनत से खुद के सीखने और प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। कई सारे मेहनत से हम क्या कर सकते हैं, अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं। अगर हमने बचपन से कुछ नहीं किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे भी कुछ नहीं कर सकते। आपने मेहनत नहीं की होगी तो नहीं हो पाया कुछ, लेकिन अभी चाहें आप जब जागो तब सवेरा, इसीलिए कहा गया है कि आप जब मेहनत करने लगते हो तब आपको परिणाम नजर आने
लगते हैं। ठीक है, मेहनत से खुद के जो सीखने और प्रदर्शन करने में है वो बदलाव लाया जा सकता है, चेंजेस लाए जा सकते हैं। थर्ड है कि अच्छे अंक प्राप्त करना किस्मत का खेल है। बिल्कुल गलत बात है, किस्मत होती है लेकिन मेहनत के आगे किस्मत भी बेकार हो जाती है। तो फिर किस्मत का खेल नहीं होता है अच्छे अंक लाना, मेहनत का होता है। ठीक है, लेकिन किस्मत भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, किस्मत अगर साथ दे तो मेहनत रंग लाती है। फोर्थ है कि जो एक बार सफल नहीं हुआ वो कभी सफल नहीं होगा। गलत, एक बार सफल नहीं होने वाले कभी सफल नहीं होगा, ये आप नहीं कह सकते। ये निगेटिव में चला जाएगा, ये भी निगेटिव में है, ये भी से ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। मेहनत से खुद के सीखने व प्रदर्शन में बदलाव यानी चेंजेस लाए जा सकते हैं। व्याख्या है कि मेहनत से खुद के सीखने और प्रदर्शन में बदलाव लाए जा सकते हैं। इस प्रकार की मान्यता रखने वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो कक्षा में सीखने की ओर होते हैं उन्मुख और बेहतर प्रदर्शन भी करेंगे। ऐसा अब इसलिए होता है क्योंकि जो सब प्रेरित होता है, सेल्फ जिसके अंदर मोटिवेशन होता है, वो शिक्षक के निर्देशों का पालन करते हैं और शैक्षणिक व पाठ्येतर गतिविधि में अपने इंटरेस्ट से भाग लेते हैं और अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुख विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए। टीचर कैन इंकरेज स्टूडेंट्स टू बिकम मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स बाय, ऑप्शन ए है कि उच्च अंक प्राप्त करने पर अधिक जोर देना चाहिए, यानी हमें हमेशा क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो ऊंचे से ऊंचे अंक प्राप्त करें, उस पर जोर दें नहीं। सेकेंड है कि विद्यार्थियों को सभी प्रतियोगिताएं जीतने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें इंकरेज करना चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए, ना कि उनको ये करने के लिए कि आपने नहीं जो आपने जिसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया उसमें आप विनर ही हो। थर्ड है कि सीखने की प्रक्रिया में आनंद व खुशी की अनुभूति महसूस करना। और फोर्थ है कि असफलता से बचने के लिए उनमें डर और तनाव पैदा करना, नहीं डर और तनाव कभी पैदा नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा आंसर यही है कि जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें वो आनंद और खुशी अनुभूत करें, उन्हें अंदर से फील हो कि हाँ उन्होंने कुछ लाइफ में अच्छा किया है, वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, वो खुश होंगे उस काम को कर कर। हमें इसको बढ़ावा देना चाहिए, ना कि जो निगेटिव वगैरह है उनको, ना कि उनकी इसलिए बढ़ावा देना चाहिए कि वो डर और तनाव पैदा हो जाए, ना कि उन्हें समाज में जो है वो रिवॉर्ड के लिए करना चाहिए, उन्हें अपने आनंद और खुशी के लिए करना चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या है कि शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुख विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए सीखने की प्रक्रिया में आनंद और खुशी की अनुभूति महसूस करवानी चाहिए। जो महारत उन्मुख विद्यार्थी होते हैं, मतलब इस पे बहुत ही अच्छे भी स्टूडेंट्स होते हैं, वो उन्होंने कुछ चीज़ों में महारत हासिल की होती है, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हमें उनकी आनंद और खुशी की प्रक्रिया में अनुभूति महसूस करवानी चाहिए। वे सीखने के दौरान मस्ती करें, मस्ती कर करके सीखें, खेल खेल में सीखें, जानकारियों को इकट्ठा करें और खुश रहें, ये हमें हमेशा उन्हें बताना चाहिए। ठीक है, जिससे वो हमेशा जब भी उन चीज़ों को याद करें तो वो खुशी महसूस करें, ना कि स्ट्रेस। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी। ऑप्शन ए है कि ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़ें। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर जो ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, उसके बच्चों की जो निजी जीवन होता है, एवरीडे लाइफ होती है, पर्सनल लाइफ होती है, उसे हम जोड़ देंगे तो वो अर्थपूर्ण अधिगम कर सकते हैं। सेकेंड है कि केवल विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षण दें। अभी मैंने बताया एक तो केवल आ गया, और वो भी किसके लिए, अच्छे अंकों के लिए, तो इन सब के लिए हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। थर्ड है कि बारंबार वेधन और अभ्यास पर बल दें। ड्रिल एंड प्रैक्टिस निगेटिव में चला जाता है, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ है कि बहुत सी जानकारियों को एक ही समय पर याद करने का प्रयास करवाएं, ये भी गलत है। ना तो हमें जो है वो ड्रिल एंड प्रैक्टिस, वेधन व अभ्यास पर बल देना चाहिए, ना ही एक ही समय पर बहुत जानकारी इकट्ठी करवानी चाहिए, ना ही अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षण देना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि ज्ञान को जो विद्यार्थियों का निजी जीवन है उससे जोड़ देना चाहिए। व्याख्या भी है कि ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़कर सिखाना चाहिए। विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में हमें हेल्प करनी चाहिए, बच्चा अच्छे से सीखे, मीनिंगफुल होकर सीखे, हमें उसमें हेल्प करनी चाहिए। ये विद्यार्थियों की विविध अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करेगा और अवधारणाओं की बेहतर समझ भी उसके अंदर क्या होगी, विकसित होगी। ठीक है, वो बेहतर चीज़ों को अच्छे से समझ पाएगा। नेक्स्ट है कि एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना किसको प्रोत्साहित करके किया जा सकता है। एक ऐसी क्लासरूम है जो सामाजिक रचनावादी है, उसमें सीखना है, लर्निंग है, वो किसको प्रोत्साहित करके की जा सकती है।
ऑप्शन ए है कि अधिसंज्ञानात्मक कौशल, ऑप्शन बी है स्वनियमता, ऑप्शन सी है विवेचनात्मक सोच, ऑप्शन डी है समस्या समाधान और ऑप्शन 5 है हमारा अर्थहीन वेदन और दोहराव। तो उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट है कि थर्ड और फिफ्थ फोर्थ, सेकेंड है कि सेकेंड थर्ड और फोर्थ, थर्ड है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। सारे सही हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना होता है वो किसको प्रोत्साहित करता है? वो अधिसंज्ञानात्मक कौशल मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज को बढ़ावा देता है, स्वनियमता सेल्फ रेगुलेशन को बढ़ावा देता है, विवेचनात्मक सोच क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है, समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा देता है। ठीक है, लेकिन अर्थहीन वेदन व दोहराव मीनिंगलेस हो गया, मीनिंगफुल होता तो हम देख सकते हैं, लेकिन मीनिंगलेस ड्रिल एंड रिहर्सल को बढ़ावा देगा, ये गलत हो जाएगा, ये निगेटिव में चला जाएगा, तो सिर्फ ये गलत है। यानी जो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन है वो सही है, विद्या की संज्ञानात्मक सोच, स्वनियमता, विवेचनात्मक सोच और समस्या समाधान। व्याख्या भी कह रही है कि एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना अधिसंज्ञानात्मक कौशल, स्वनियमता, विवेचनात्मक सोच और जो समस्या समाधान कौशल है इसको क्या करेगा? प्रोत्साहित। अधिसंज्ञानात्मक कौशल क्या होता है? एक महत्वपूर्ण सोच को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है और इससे बेहतर ज्ञान प्राप्ति के लिए, उन्हें बेहतर बनाने के लिए अपनी स्वयं की सोच प्रक्रियाओं के बारे में भी जागरूक होना शामिल है। स्वनियमता शिक्षा में जो होता है वो किसी के सीखने के माहौल को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता को संदर्भित करती है। स्वनियमन क्षमताओं में लक्ष्य निर्धारण, आत्मनिगरानी, आत्मनिर्देश और आत्म सुदृढ़ीकरण होता है शामिल। ठीक है, विवेचनात्मक सोच विद्यार्थियों को मूल और परंपरागत विचारों को ग्रहण करने में भी सक्षम बनाता है। समस्या समाधान कौशल समस्याओं को पहचानने और हल करने की क्षमता है, जिसे हमें ये पता चलता है कि उसके खोजने के लिए जो हम नहीं जानते उसे लेते हैं, इसलिए विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों में संप्रत्यायों की वैकल्पिक संरचनाएं। ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांत होते हैं, उन्हें दर्शाती है। ऑप्शन बी है कि सजा द्वारा हतोत्साहित की जानी चाहिए। ऑप्शन सी है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन है और ऑप्शन डी है कि शिक्षण के दौरान शिक्षकों द्वारा नजरअंदाज कर देनी चाहिए। तो बताइए कि विद्यार्थियों के संप्रत्यायों के वैकल्पिक संरचना, इसमें नजरअंदाज है जो कि निगेटिव में है, इसमें अर्थहीन है जो भी निगेटिव में है, इसमें हतोत्साहित है जो कि निगेटिव में है, तीनों ही नहीं होंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाती है। व्याख्या भी है कि विद्यार्थियों के में संप्रत्यायों के जो वैकल्पिक संरचनाएं हैं ये विद्यार्थियों के द्वारा जो रचित सहज सिद्धांत है इसको क्या करती है? दर्शाती हैं। ये संरचनाएं अधिगम की प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा होती हैं और इसके द्वारा जो शिक्षक है, जो टीचर है, वह ये पहचानता है कि बच्चे सोचने में कैसे हैं सक्षम हो और उनकी सोच वयस्कों से कैसी होती है? भिन्न होती है। बच्चे होते हैं सोचने में सक्षम और उनकी सोच जो थिंकिंग होती है वो होती है वयस्कों से भिन्न। नेक्स्ट है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, यानी कि जो बच्चे हैं वो सीखते कैसे हैं? एक कि प्रयोग और अन्वेषण के द्वारा, ऑप्शन बी है सुनकर और बोलकर, ऑप्शन सी है चर्चा और मनन के करके और ऑप्शन डी है चीजें बनाकर व करके। तो ऑप्शन ए है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन बी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऑप्शन सी है फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ऑप्शन डी है सेकेंड थर्ड फोर्थ। बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा कि बच्चे कैसे सीखते हैं? तो बच्चे प्रयोगों के द्वारा भी सीखते हैं, अन्वेषण के द्वारा भी सीखते हैं, बच्चे चीजें बनाकर और व कर कर भी सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, सुनकर और बोलकर भी सीखते हैं और चर्चा और मनन करके भी सीखते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन ए। बच्चे जो होते हैं इन चारों माध्यमों से सीखते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही है कि बच्चे प्रयोग और अन्वेषण, सुनकर और बोलकर, चर्चा और मनन करके, चीजें बनाकर और करके, इन सभी माध्यमों से सीखते हैं। व्याख्या भी है कि सीखना एक व्यापक प्रक्रिया होती है। सीखना कैसी प्रक्रिया है? व्यापक, जो अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार, ज्ञान और कौशल में परिवर्तन को क्या करती है? संदर्भित। बच्चे प्रयोग और अन्वेषण द्वारा
सुनकर व बोलकर, चर्चा और मनन करके और चीजें बनाकर और करके भी क्या करते हैं, सीखते हैं। नेक्स्ट है कि एक माध्यमिक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा अभिप्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य वे होते हैं जो, यानी कि जो माध्यमिक क्लासरूम है उसमें विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा अभिप्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य कौन से हैं। ऑप्शन ए है बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं होते, ऑप्शन बी है माध्यम चुनौतीपूर्ण प्रस्तुत करते हैं, ऑप्शन सी है कि बेहद चुनौतीपूर्ण होते हैं और ऑप्शन डी है कि पुनरावृत्ति और उपाऊ होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मध्यम चुनौतीपूर्ण चुनौतियां जो होती है ना प्रस्तुत करते हैं। माध्यमिक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा प्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य वे हैं जो मध्यम चुनौतियां प्रस्तुत करें। बिल्कुल चुनौतियां नहीं होंगी फिर क्या ही फायदा है, बहुत ज्यादा होंगी फिर दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे अच्छा यही है कि जो हमें मध्यम चुनौतियां प्रस्तुत करें। नेक्स्ट हमारा है कि अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे देश से जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन ए है कि अनुशासन और तनाव, ऑप्शन बी है डर व सजा, ऑप्शन सी है आनंद और संतुष्टि, ऑप्शन डी है उपलब्धि और प्रतिस्पर्धा। हमें कभी भी कंपटीशन के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, पनिशमेंट और फियर के साथ भी नहीं जोड़ना चाहिए, डिस्ट्रेस या फिर डिसिप्लिन के साथ भी हमें इसे नहीं जोड़ना चाहिए। एक हमें अधिगम है जो लर्निंग है उसे अर्थपूर्ण बनाना है तो हमें उसे आनंद और संतुष्टि के साथ, इंजॉयमेंट एंड सेटिस्फैक्शन के साथ जोड़ना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि अधिगम लर्निंग को हमें अर्थपूर्ण बनाना है, मीनिंगफुल बनाना है तो उसे हमें आनंद और संतुष्टि के साथ जोड़ना चाहिए। अर्थपूर्ण अधिगम तभी हो सकता है जब अधिगमकर्ता जो है वो नए वाले ज्ञान को उसके प्रासंगिक अवधारणा से जोड़ने का सुविचारित प्रयास करे जिसे उसने पहले से क्या करता हो, जानता हो। इसे प्रोत्साहित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रदर्शन के लक्ष्यों के बजाय अधिगम के जो लक्ष्य होते हैं उसको निर्धारित करने के लिए भी करना चाहिए उसे प्रेरित। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है और बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए करती है प्रोत्साहित। तर्क है कि बच्चे अपने सहकक्षियों से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं। तो कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए है कि और दोनों सही है, सेकेंड है कि सही तो है पर व्याख्या सही नहीं कर रहा, थर्ड है ये सही है लेकिन आर गलत है, फोर्थ है कि और दोनों गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, योजना कार्य देती है और बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये बिल्कुल सही बात है और बच्चे अपने सहकक्षियों से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं, ये भी सही है, यानी कि और दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहे हैं। व्याख्या है कि एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है और बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए करती है प्रोत्साहित, क्योंकि बच्चे अपने जो सहकक्षी होते हैं उनसे चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं और ये तर्क दोनों सही हैं। समूह गतिविधियां छात्रों को समस्या और गहरे अर्थ खोजने और सोचने के कौशल में सुधार करने में भी सक्षम बनाती है, इसलिए ये उपयुक्त उत्तर हो। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।